नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में जो इश्यूज़ उनमें एक पहला इश्यू तो हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर को और प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा हम जो पॉइंट देखेंगे वो है कि कितनी हमारे यहाँ पर एक तरीके से प्रेगनेंसी को लेके वुमेन को ऑटोनॉमी मिली हुई है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स हम प्रीवियस डिस्कशंस में कवर कर चुके हैं, आज नेगेटिव पॉइंट पिक करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो इशू रहेगा उसमें हम जानेंगे कि जीएसटी कितना सक्सेसफुल रहा है आज तक इम्प्लीमेंट होने में, और फिर लास्ट में देखेंगे G7 कंट्रीज़ के द्वारा जो रेजोल्यूशंस लिए गए हैं वो, वैसे तो मोटा मोटा हमने G7 के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, एक दो पॉइंट से रिवाइज हो जाएंगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है वो देख लेंगे। ठीक है, तो चारों इश्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नर्चरिंग सर्विस। आर्टिकल को लिखा है मनिक दावर जी ने। इनका ये कहना है कि हम हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। पहला टारगेट तो हमने ये फिक्स कर रखा है। दूसरा कि हमारा जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है या ट्रेड है वो $2 ट्रिलियन तक लेकर के जाना है 2030 तक। बोले अचीव करने के लिए हमें केवल मर्केंडाइज सेक्टर पर या फिर जो गुड्स की हम बात करते हैं केवल उस पर रिलाई करके ये अचीव नहीं होगा, सर्विस सेक्टर पर भी हमें ध्यान देना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से हमारा ट्रेड का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उस ट्रेंड को हमें कम से कम भी नहीं तो 20% की और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तब जाकर के ये $2 ट्रिलियन का हम टारगेट अचीव कर पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें। सर्विस एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट दोनों की अगर बात करें, मर्केंडाइज में कौन से आ गए, या आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और गुड्स से सारे आ गए। इन दोनों की बात करें तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को टेक ओवर कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से सर्विस का होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम चाहें कि वाकई में सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे तो हमें एग्जैक्टली वही बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है सर्विस सेक्टर के लिए जो कि गुड्स और या फिर मर्केंटाइज या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम अपनाते हैं। अगर देखें तो सर्विस सेक्टर में मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, 50% तक तो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर का जितना होता है उसमें केवल आईटी और आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग और इनसे रिलेटेड ये सारे काम होते हैं। बचे हुए 50% सेगमेंट की बात करें, सर्विस एक्सपोर्ट का जो 50% है वो उसमें आ जाता है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लीगल, लॉजिस्टिक, ट्रैवल, टूरिज्म। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसमें, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो केवल आईटी सेक्टर से हम ये देखें कि सर्विस सेक्टर में केवल आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड काम है, सॉरी आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है जहाँ पर पहले पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है। ऐसे में अगर देखें तो जीडीपी में आज हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आता है, सर्विस सेक्टर का। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों इसके सर्विस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के सामने कम है। तो इस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में जो एक पावरफुल होर्स है वो है सर्विस सेक्टर, और उसको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता जितना कि अटेंशन दिया जाता है इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को। दूसरा राइटर ये बोल रहे हैं कि केवल हम ये सोच करके रह जाए कि सर्विस सेक्टर में केवल और केवल आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है नहीं, तो गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉरिश तो हो ही रहा है ये सेगमेंट, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले ये बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि सर्विस सेक्टर को और सपोर्ट मिले जिससे कि हम हमारा जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहते हैं वो मिले। जैसे कि सरकार ने अभी रिसेंटली $400 बिलियन का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हमने अचीव किया, गुड्स का एक्सपोर्ट हमने अचीव किया, उसको लेकर के बहुत बातें की कि हमने इतना अचीव कर लिया, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। जबकि दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर ने लगभग $254 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कितनी थी एक्सपोर्ट में, 20%। बोलो उसके बावजूद भी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं है। आप देखो कि कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म फंसा पड़ा है, ट्रैवल बिल्कुल अटका पड़ा है,
उसके बावजूद भी 20% ग्रोथ रजिस्टर की है सर्विस सेक्टर ने, और टोटल एक्सपोर्ट हमारा रहा सर्विस सेक्टर का 2021-22 में $254 बिलियन का। तो बोले इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो। ये राइटर जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनका ये कहना था कि हमने टारगेट रखा था कि 2021 तक हम $250 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे। कोविड ने बहुत बुरा हाल किया, बजाय उसके $254 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव कर लिया हमने 2021-22 के इस फाइनेंशियल ईयर में। तो वो चीज़ें जो थी वो रॉबस्टनेस को शो करती है हमारे सर्विस सेक्टर को। ठीक है। दूसरा, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो एक बार इंपोर्ट को भी कंसिडर कर लो कि जी हम इंपोर्ट तो करते हैं, मर्केंडाइज गुड्स का इंपोर्ट तो करते हैं $600 बिलियन का, और एक्सपोर्ट हमने किया $400 बिलियन का। कहाँ है जी? नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, -$200 बिलियन में ऑपरेट कर रहे हो आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को। जबकि सर्विस में आप देखो कि एक्सपोर्ट आप कर रहे हो ज़्यादा, और नेट आप निकाल लो कि आपको सर्विस एक्सपोर्ट 100 बिलियन पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेगा। इसका मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट तो आपका चल रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, और यहाँ पर क्या हो गया? एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है। तो इन चीज़ों को रिकग्निशन प्रॉपर मिलना ज़रूरी हो जाता है। फिर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि MEIS और SEIS ये दो स्कीम्स, MEIS का मतलब हो गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, और SEIS का मतलब हो गया सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव का मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट देगी जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसमें भी बोला बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कैसे? आप देखो कि जहां पर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए 2018-19 में 40,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिला, उसी के उलट सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए SEIS स्कीम के अंडर 40,000 करोड़ का 1/10 मतलब 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। तो बोले यहां पर एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऐसे में जो हम वाकई में चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट हाई लेवल तक पहुंचे, तो उस केस में सर्विस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब कोविड की वजह से सर्विस सेक्टर के कई पार्ट्स, केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो अच्छे से फ्लॉरिश हुई है, बाकी हॉस्पिटैलिटी, होटल्स की हम बात कर लें, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब कुछ रुका पड़ा है अभी इस टाइम पे, या रुका पड़ा भी है तो अब थोड़ा बहुत रिवाइवल की तरफ आया है। तो उस केस में इनमें भी पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, तब जाकर के इस रिवाइवल की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 2022 से 2030 के बीच में कितने साल का टाइम है आपके पास में? 7 से 8 साल का टाइम है कि नहीं? टारगेट आपने कर रखा है कि $1 ट्रिलियन का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट हो जाए। टोटल आपने टारगेट क्या रखा है? $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ट्रेड हो, हमारा एक्सपोर्ट का ट्रेड हो। ठीक है, जिसमें $1 ट्रिलियन गुड्स का हो, $1 ट्रिलियन सर्विसेज का हो। तो ऐसे में सर्विसेज को आप जिस लेवल तक ले जाना चाहते हो, बोला वहां पर बहुत ही ज़्यादा हमें ग्रोथ रेट अचीव करनी चाहिए, जो कि 20% का हमने देखा ना, वो केवल IT सेक्टर से आप अचीव नहीं कर सकते हो। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी GDP में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, और साथ में सर्विस सेक्टर में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 55% तो IT सेक्टर से ही होता है। रिमेनिंग 45% में जो पोर्शन बच गया, जैसे कि इंटरनेशनल टूरिज्म है, होटल लाइन है, इन चीज़ों को आप रिवाइवल दो प्रॉपर। ठीक है। अगर हम माने कि हमारे यहाँ पर 10 मिलियन विजिटर्स हर साल घूमने आए इंडिया में, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ सोच करके इन्वेस्ट करो। जैसे कि होटल की क्वालिटी कैसी हो, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं, एयरपोर्ट, हाईवेज, इनके मेंटेनेंस की बात कर लो। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो चाहते हैं कि अपने लेवल पे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में काम करना चाहे, उनको आप एम्पावर करो, तब जाकर के बोले काम होगा। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तो तैयार हो एटलीस्ट, जिससे कि सब लोग साथ मिलकर काम करें, जो कि सर्विस सेक्टर में पैसा भी कमाना चाहते हैं और एक्सपेंड भी करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। तो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई है, एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर स्कीम्स तैयार करने की जरूरत है हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इनमें भी पैसा ज़्यादा लगता है। ओके, तो टाइम बहुत बुरा निकला है, इकोनॉमिक मोमेंटम धीरे धीरे गेन हो रहा है, तो ऐसे में सर्विस को हम साइड में नहीं डाल सकते। कम से कम वो घोड़ा जो कि हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, इन दोनों को आप बराबर तरीके से हार्नेस करो, इन दोनों को बराबर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तब जाकर के हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर को सपोर्ट के लिए आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है हर बॉडी हर चॉइस। देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर एंजेलिका अरिबम। इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली रॉय वर्सेस वेड केस में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अबॉर्शन को बैन किया है, उसके बाद में एक आर्टिकल आया, जैसे हमने देखा था स्मृति ईरानी जी का वो आर्टिकल था, उस आर्टिकल को काउंटर करने के लिए ये आर्टिकल है यहाँ पे। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है कि कैसे आप वुमेन राइट जो है, वुमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको प्रमोट कर सकते हो। तो राइटर उसी चीज़ को काउंटर कर रही हैं कि केवल वुमेन का बात करके आप बाकी और जो सेगमेंट बच गए सोसाइटी के, उनके बारे में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसे में हम 1 बाय 1 दो एक्ट्स की बात करेंगे जिन एक्ट्स को कंसिडर उस टाइम पे भी किया गया था। स्मृति ईरानी जी का जो प्रीवियस डिस्कशन था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना कि कैसे कैसे वहाँ पर उन्होंने फेवर की बातें की थी। अब देख लेते हैं कि वो दो एक्ट्स कौन से थे जिनमें कि एक इंडिविजुअल लेडी की जो मेडिकल ऑटोनॉमी को देने के लिए या फिजिकल ऑटोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक्ट्स हैं। उन एक्ट्स में कमियां क्या है? पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसमें यह है कि राइट बेस्ड अप्रोच की बजाय, क्रिटिसिज्म क्या दे रही है राइटर, कि यहाँ पर राइट बेस्ड अप्रोच की बजाय केवल और केवल सिस्टमेटिक मैनर में चलने की बात की गई है। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, ठीक है, अबॉर्ट करवाना चाहती है बच्चे को, तो बोला वहाँ पर बोल तो दिया आपने कि आराम से टर्मिनेट करवा लो, बट उसका खुद का वो डिसीजन काम नहीं करेगा, उसके आगे कई बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को करेक्ट आउट करना पड़ेगा। तो एक तो सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं जो कि अबॉर्शन को इतना आसान नहीं बनाते हैं जितना आसानी से इंडिया में इस चीज़ को बताया गया है। एक तो ये पॉइंट बता रहा है। दूसरा ये कि वहाँ पर फोकस किया गया है वर्ड वुमेन पे या वुमेन पे। अब वुमेन वर्ड का मतलब तो ये हो गया एक लेडी। अब ये बताओ कि कोई ट्रांसजेंडर हो जो कि प्रेग्नेंट है, या नॉन बाइनरी पर्सन, वही LGBTQI+ कम्युनिटी से कोई भी बिलोंग करता हो जो कि प्रेग्नेंट है और कैपेबल है बायोलॉजिकली प्रेग्नेंट होने के लिए, क्या उन लोगों को आपने कवर किया? बिल्कुल नहीं। तो बोले एक ये कमी आ जाती है। अब ये जो MTP अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके बेसिस पे अगर कोई अबॉर्शन के लिए जाए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो माँ या बेटे के फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है, बच्चे का, बेटा निकल गया, सॉरी, ठीक है। तो अगर ग्रेव डेंजर आ रही है जो प्रेग्नेंट लेडी है खुद की, उसकी फिजिकल हेल्थ पे और उसकी मेंटल हेल्थ पे, तो अबॉर्ट करा सकते हो। जो फीटस है, पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो अगर एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पल रहा है तो अबॉर्शन हो सकता है। अगर रेप या कोर्शन की वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो भी अबॉर्ट कराया जा सकता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ लिया गया था इंस्ट्रूमेंट या कुछ टूल्स यूज़ किए गए थे पर वो काम नहीं कर पाए, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो आप अबॉर्ट करवा सकते हो। पर सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद में उस प्रेग्नेंट लेडी को फाइनल डिसीजन के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बोर्ड के थ्रू निकलना होगा जो कि फाइनल डिसीजन देंगे चेक करके कि वाकई में ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। तो कहाँ पर एक इंडिविजुअल के पास में खुद की ऑटोनॉमी रही जी? आपने यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि जी अभी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आप टर्मिनेट करा सकते हो। एक लेडी इनिशियल स्टेजेस में अगर मान लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्तों तक अगर किसी लेडी को लगे कि अब मुझे प्रेग्नेंट में अबॉर्ट करवाना है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है बच्चे की, मान लो कि कोई भी सिचुएशन परिस्थितियाँ बदल जाए, तो उस टाइम पर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो वो वुमेन कहाँ पर अबॉर्ट करा पाएगी? नहीं करा सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आपने प्रेगनेंसी के पॉइंट पे ऑटोनॉमी रखी है? ये 2-3 सवाल यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि एग्जामाइन करेंगे कि हाँ कंडीशन ठीक है कि नहीं, अबॉर्शन करवाना सेफ है कि नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है इंडिया में। अब आप देखो कि अबॉर्शन फैसिलिटीज़, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है लंबी लंबी, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स की बात करें, वहाँ पर अबॉर्शन के लिए कोई जाए तो उनको देना पड़ता है पैसा, और पैसे के लिए कौन जा सकता है? अपर कास्ट या अपर क्लास के लोग ही, राइट। तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती हैं कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, उसकी वजह से भी वुमेन जो है वो जल्दी से अप्रोच नहीं करती है हॉस्पिटल को। और अगर दूसरी तरफ देखें, जो अनमेरिड वुमेन है, ठीक है, अनमेरिड वुमेन है,
वो अगर अबॉर्शन कराना चाहें तो फिर बाद में वो अनसेफ या इलीगल क्लिनिक्स में जा करके या फिर घरों पर ही अबॉर्शन कर देती हैं। तो ऐसे में उनको खुद को कितना डेंजर हो जाता है उसका डेटा आपके सामने आगे है। जैसे कि लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें राउंड का डेटा आया 2019 से 21 के बीच में, ये बताया गया है कि घरों पर वुमेन खुद अबॉर्शन कंडक्ट करती हैं। जितने अबॉर्शन इंडिया में होता है उसका 27%। देखो आप घरों पर ही अबॉर्शन कंडक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रिस्की है ये। इसके ये तो हमारा खुद का डेटा है। फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022, इसके हिसाब से अगर देखें तो हर दिन इंडिया में 8 औरतों की डेथ होती है क्योंकि वो अनसेफ अबॉर्शन करती हैं। अब आप देख लो एक और कितनी ग्रेवर सिचुएशन निकल के आ रही है। फिर आ जाओ 2007 से 2011 के बीच में लगभग जितने भी अबॉर्शन हुए उनमें से 67% अबॉर्शन थे वो अनसेफ क्लासिफाइड हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मेनेस है ये हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक टैबू कनेक्ट हो जाता है सोसाइटी में। अबॉर्ट करवा दिया, अबॉर्ट करवाने के बाद में फिर उसको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। तो ये अनसेफ अबॉर्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा कारण है मैटरनल डेथ्स के लिए। मतलब ये कि जितने भी कारण हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी के, उनमें से एक कारण है क्या, ये अनसेफ अबॉर्शन भी। ये तो हो गया आप प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाओ, उस एक्ट की कमियों के बारे में बात कर ली। अब आ जाओ दूसरा एक्ट हमारे पास में, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। इसमें आप देखो कि एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन क्या दिया है, क्या पॉइंट आउट किया है इसमें, कि आप प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कैसे कि केवल एल्ट्रियस्टिक, दैट मीन्स आप किसी के ऊपर दया भाव रखते हुए फिर अगर आप बच्चे को अपनी कोख को किराए पे देते हो, किराए पे देने का मतलब हो गया किसी दूसरे का बच्चा अपने कोख में पालो और बच्चा पैदा करके दे दो, दिस इज सरोगेसी। तो उस केस में आपने प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कैसे कि जो कपल है वो पहले तो मेडिकली टेस्ट करवा कर के आए और ये बताए कि हाँ जी हम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मतलब नपुंसक है, फिर वो बताए नपुंसक है, फिर उसके बेसिस पे ये हो। दूसरा, जो सरोगेसी के लिए सरोगेट वॉम जो वहाँ पे कंसिडर्ड है, जो लेडी जो कि कंसीव करेगी बच्चे को, उस कपल के लिए उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे में राइट टू प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि नहीं लोगों का। दूसरी चीज़, यहाँ पर केवल हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल, मतलब मेल फीमेल कपल के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 के अंडर में। जबकि LGBTQ+ कम्युनिटी की बात कर लो, सिंगल रहने वाले इंडिविजुअल की बात कर लो, या फिर डाइवोर्स ही है, कोई विडो है, वो अगर पेरेंटहुड अगर कंटिन्यू करना चाहे तो उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि वेस्ट को इंडिया दिखा रहा है, उस पॉइंट पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, राइट। तो ये कमियां भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से ये सेगमेंट्स को कवर नहीं किया गया है। कॉमर्शियल सरोगेसी को आपने कर दिया है बैन। तो राइटर बोल रही है कंप्लीट बैन की बजाय अगर रेगुलेशन होता है तो ठीक रहता है। कारण कि एक लेडी वो अगर रिप्रोडक्टिव लेबर को झेल रही है, बच्चा पैदा करने के लिए पूरा दर्द सब कुछ सहन कर रही है, तो ऐसे में उसको कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ना। आपने उस कॉम्पनसेशन को भी बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स हैं अभी के ये जो 2 एक्ट्स हैं। साथ में ये जो एक्ट है सरोगेसी वाला, ये तो क्या कह रहा है कि इनफर्टिलिटी शो करो पहले तो, फिर उसके बाद में आइडेंटिटीज रिलीज करो। ये तो राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हुआ कि नहीं, जो पुट्टा स्वामी जजमेंट में क्या कहा है कि बॉडीली प्राइवेट जो आपकी इन्फॉर्मेशन हर किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये अबॉर्शन जो है इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आज इस चीज़ से भी हमें समझ में आता है कि सेक्स रेशियो देखो कितना कम है, ठीक है। कहाँ 1000 मेल्स पे 943 एवरेज हमारे इंडिया का निकल के आता है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो चीज़ क्या शो करता है कि एक तो अबॉर्शन अनसेफ ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से माताओं की डेथ होती है, और दूसरा फीमेल फिटिसाइड अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। बच्चियों को, लड़कियों को पेट में ही मरवा देना, ये बोला अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ज़रूरत है MTP और सरोगेसी एक्ट में जो कमियाँ उनको सॉर्ट आउट करो आप, ठीक है। जो भी इंटरनेशनली प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं जिनमें इंक्लूसिविटी, चाहे जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर नहीं, ट्रांसजेंडर्स को भी, LGBTQI+ कम्युनिटी को भी लेकर के आओ आप। साथ में बॉडीली ऑटोनॉमी देने का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह पे आप चेक एंड बैलेंसेस लगाते रहो। ये चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, हर जगह पे काउंटर या फिर हर्डल्स ना होनी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी इन रिप्रोडक्टिव इक्विटी आप देना चाहते हो तो इस केस में फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए।
और वेस्ट का मतलब बोल रही है राइटर कि केवल एक कंट्री नहीं होता यूएस जिसने अपने यहाँ पर अबॉर्शन को बैन कर दिया, वेस्ट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो इसको थोड़ा सा समझो यहाँ पे। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो कि एक बैलेंस आंसर अब आपका तैयार हो चुका है। अगर वुमेन ऑटोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों एक्ट्स के प्लस और माइनस, प्लस हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिए थे, माइनस आज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 5 years स्ट्रॉन्गर, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था, ठीक है, और जीएसटी लॉन्च होने से पहले बहुत लंबा डिबेट चला था क्योंकि 17 में लॉन्च हुआ और पहली बार जीएसटी के बारे में बातचीत हो गई थी 2003 में, जब कालेकर टास्क फोर्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उसने ये कहा था कि एक हमें कंबाइन टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि नेशनल लेवल पे ऑपरेट करे। ठीक है, फिर 2017 में कैसे कैसे करके ये इम्प्लीमेंट होता है। ओके, फिर कोविड पेंडेमिक आ जाती है जिसकी वजह से 2 साल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि सीधी सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो कहाँ पर आप टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। ऐसे में जीएसटी काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है और इस क्राइसिस से हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने में जीएसटी काउंसिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। लोग कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की इतनी मीटिंग्स हो गई है जिसकी हद नहीं है, अजी मीटिंग हो रही है तो कम से कम सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, वो वाला पॉइंट भी आता है एक। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल खुद अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है अगर हम देखें दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें। मतलब बहुत से कंट्रीज ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया है अपने अपने यहाँ पे और इंडिया ने 2017 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। तो जीएसटी काउंसिल जैसी सेटअप कहीं पर भी नहीं है क्योंकि हम कैसे कंट्री हैं, क्वेसी फेडरल नेचर के, कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है और जिसमें थोड़ा सा टिल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है, इसलिए प्योर फेडरल तो नहीं बोलेंगे, सेंटर थोड़ा सा पावरफुल है, इस वजह से क्या हो जाता है, क्वेसी फेडरल। तो बोले इस नेचर में स्टेट्स को भी टैक्सेशन की पावर दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन पावर दी हुई है, पर पॉइंट ये था कि टैक्सेशन को स्मूथ कैसे बनाया जाए, कस्टमर के लिए प्रॉब्लम ना आए, टैक्स पेयर्स के लिए प्रॉब्लम ना आए, टैक्स कलेक्टर के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए एक यूनिक सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस को कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगते हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उनको कंबाइन करके और फिर प्रॉपर डिवीजन का फॉर्मूला हो उस पर काम किया जाए। और उसी पर काम कर रही है जीएसटी काउंसिल जो कि आर्टिकल 279A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, इसके अलावा ड्यूअल सॉल्यूशन काम की निकाले गए हैं। कैसे कि एक तो कलेक्शन प्रॉपर हो, कलेक्शन में जितने भी टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनमें से ज़्यादातर टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया, लगभग 17 टैक्सेस को जीएसटी के अंडर लाया गया। फिर उसका प्रॉपर एक डिवीजन हो जिससे कि स्टेट्स को भी रेवेन्यू लॉस ना हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसे और कस्टमर है उस पर भी लोड ज़्यादा ना पहुंचे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी चीज़ के लिए जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी कि टैक्स रेट्स अगर रिव्यू करनी हो, छूट देनी हो, कहीं पर कुछ बिजनेस प्रोसेस उनको एफिशिएंटली करवाना हो, तो बोलो वो सारी चीज़ें करने के लिए जीएसटी काउंसिल डिसीजन मेकर के तौर पे स्टैब्लिश की गई। आज देखो जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 64 लाख टैक्स पेयर्स ने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद में आज की जो लेटेस्ट स्टेटस है जून 2022 में लगभग 1.38 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स पे करते हैं जीएसटी के अंडर में। इसके अलावा लगभग आप देख सकते हो, मतलब इतने लोग तो टैक्स पेयर्स हैं वो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हैं लगभग 41 लाख के लगभग। ठीक है, ज्वाइंट कितने हैं जीएसटी के अंडर 1.38 करोड़ टैक्स पेयर्स और पे कितने करते हैं टैक्स को, लगभग 41.53 लाख टैक्स पेयर्स। ओके, और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लगभग 67,000 ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं ई-वे पोर्टल को, जो कि जीएसटी के अंडर में काम करता है। ई-वे पोर्टल कितना आसान रहता है, जब ई-वे बिल जनरेट करके कोई भी बड़ा ट्रक गुड्स को मतलब मानो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है JNPT, वहाँ से लोड किया और उसको ले जा करके दिल्ली ले जाता है, तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं आती है, वो ई-वे बिल दिखा देता है कि हाँ भाई ये ई-वे बिल है। नहीं तो हर स्टेट में एंटर होते हैं सबसे पहले चुंगी लगती है, ऑक्ट्रॉय टैक्स जिसको बोलते थे, उसके चलते कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब स्मूथ ट्रांसमिशन है, टाइम बचता है, लॉजिस्टिक्स में हमारी जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो रही है। आज हर महीने लगभग एवरेज 7.81 करोड़ ई-वे बिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि क्या शो करते हैं
कि वाकई में हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट को कितना स्मूथली होने में हेल्प की जा रही है जीएसटी के अंडर जो ई वे बिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो। इसके अलावा मंथली कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया था टारगेट, उससे तो ज़्यादा ही हो रहा है हर महीने, बस कोविड के टाइम को छोड़ दे तो। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा था उस टाइम से पहले की बात करें तो ऑर्बिट्रेज का मतलब मनमानी, कहने का मतलब किसी भी स्टेट में अगर एक स्टेट से ट्रक, मान लो कि कोई ट्रक असम से आना है राजस्थान में, तो असम से पहले वो एंटर कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, फिर आएगा यूपी में, और फिर वो राजस्थान में एंटर होगा। ठीक है जी, कितना लंबा रन हो गया, कितने स्टेट्स में आ गया। अब हर एक स्टेट उस ट्रक को रोकेगा, हाँ जी क्या लेकर के आए हो, कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये टैक्स लगेगा, ये नहीं लगेगा, इधर आ जा, ट्रक को साइड में लगा, साइड में आ जा। कितना टाइम लगता था, कितना पैसा खर्च होता था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस असम वाले ट्रक ने, जो ट्रक कंपनी है उसने ई वे बिल प्रोड्यूस कर दिया और इस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा दिया, ये ले पकड़ तेरा ई वे बिल, जो भी रोके उसको ये बिल दिखा देना, वो एंट्री करके चेक कर लेगा कि हाँ जी हमने जीएसटी के अंडर में एनरोल कर रखा है और हम टैक्स पे कर देंगे। तो इससे कितना आसानी से एक ट्रक असम से राजस्थान पहुंच जाएगा। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि हमारे यहाँ पर एक गुड की कॉस्ट में लगभग 15% कंट्रीब्यूट करती है, उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। भाई माल बन चुका है, कस्टमर तक पहुंचाने तक ही अगर एक चीज़ 100 रुपए की चीज़ 115 रुपए में बिके तो कितना नुकसान है, उस 15 रुपए को रिड्यूस करने की ज़रूरत है हमें, वही चीज़ है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जिस जीएसटी की बात करें वो भी हमारे यहाँ पर ऑपरेट करता है, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स के लिए प्रॉब्लम कम से कम आए। और उसके लिए देखो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है वो भी लॉन्च कर रखा है कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें एनहेंस करना है, चाहे वाटरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो। हर तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जितना अच्छे से काम करेगा उतना ही बेनिफिट होगा। आईजीएसटी आपको पता है कि इंटर स्टेट जो भी लेन देन होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी इंपोज करती है और उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में जाता है और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में रख लेती है। जीएसटी से पहले क्या होता था कि लगभग ज़्यादातर गुड्स पे 31% तक टैक्स देना पड़ता था, जो कि जीएसटी आने के बाद में बहुत रिड्यूस हुआ है। ठीक है, 400 गुड्स और 80 तरीके की सर्विसेज हैं, उन पर टैक्स रिडक्शन देखने को मिला है जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। 28% की स्लैब आपको पता है हाईएस्ट है जीएसटी में, उसमें किसको डाल रखा है, सिन और लग्जरी आइटम्स को। ठीक है, आप देखो कि 230 आइटम्स शुरू में 28% वाली स्लैब में थे, उनमें से आज देखो कि केवल 30 आइटम्स ही 28% की स्लैब में हैं, 200 आइटम्स को तो 28% से निकाल करके लोअर टैक्स रेट की स्लैब में डाल दिया है। इसका मतलब टैक्स बर्डन रिड्यूस किया गया है। फिर एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पूरी कोशिश की है। अभी जीएसटी काउंसिल की ये जो लेटेस्ट 29 तारीख को मीटिंग खत्म हुई है उसमें क्या डिसीजन लिया गया है कि गुड्स में अगर आपका टर्नओवर एक साल का 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाउंडेशन नहीं है, कराना चाहो तो कराओ, नहीं मत कराओ। सर्विस में 20 लाख से कम का अगर ट्रांजैक्शन है एनुअल का तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। समझ गए? तो इससे बोला हम एनकरेज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, आप अपना जीएसटी टैक्स तो पे करो मंथली, और डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना वो क्वार्टरली कर लो। इसका मतलब हर 3 महीने में आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं हर महीने चक्कर काटना पड़ रहा है सीए के पास में, वो टेंशन भी खत्म कर दी। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में सबसे बेस्ट जो रोल प्ले किया है इसका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप किया जिसका नाम है इन्फोसिस। टाइम टू टाइम बोला अपडेट करवाते रहते हैं, प्रॉब्लम आती है बेशक, पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेशन कंटिन्यू रहता है जिससे कि स्मूथ काम चल सके। आईजीएसटी रिफंडिंग की बात करें, बोला स्मूथली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे वो कस्टम्स की बात करो या फिर जो भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि एक जगह पे अगर टैक्स पे कर दिया तो अब वो माल जब आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा तो आने वाली स्टेजेस पे आपको टैक्स का माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है कि एक स्टेज पे आपने टैक्स दिया, वो टैक्स ऐड होकर के उस प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई, अब अगली स्टेज पर एक और टैक्स लगेगा जो कि उस टोटल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। इसका मतलब टैक्स पे टैक्स लगना हुआ कि नहीं। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको बोला जीएसटी ने रिमूव कर दिया कि बस एक बार आपने टैक्स दे दिया ना, अब आपको टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर पर भी लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो कि सेंटर और स्टेट दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ठीक है,
जीएसटी काउंसिल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसमें स्टेट्स की जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस किए जाते हैं। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, आपको पता है, जिसमें मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें ये था कि कोर्ट ने ये कह दिया कि आईजीएसटी से रिलेटेड और एसजीएसटी से रिलेटेड कोई भी अगर स्टेटमेंट जीएसटी काउंसिल के द्वारा दिया जा रहा है तो वो रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स पे। ठीक है, तो राइटर ये बोलना चाह रही है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है हमारी यूनियन गवर्नमेंट में, कि ये जीएसटी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना उसको ऑल्टर नहीं किया इसने, केवल एक नॉर्मल बात बोली है। जैसे कि जीएसटी काउंसिल ने कोई डिसीजन ले लिया, अब वो जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लेने हैं तो तीन हम नॉर्मल जीएसटी की बात करते हैं, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। आईजीएसटी का तो नॉर्मल बात है, दोनों के बीच में डिवीजन होता है, बट सीजीएसटी और आईजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, इनकी बात करें तो इनके लिए जो जीएसटी काउंसिल है वो रिकमेंडेशन देती है और उन रिकमेंडेशन को फाइनलाइज किया जाता है। सीजीएसटी वाले मुद्दे को तो पार्लियामेंट के द्वारा, एसजीएसटी को स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब वही वो खुद इंप्लीमेंट करते हैं अपनी चॉइस से, तो उसमें वो बाइंडिंग तो पहले भी नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स की कंसेंसस के बेसिस पे बोला डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा, जीएसटी काउंसिल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि आज अगर हमारे देश में देखें तो कुछ स्टेट्स बहुत एडवांस्ड हैं, कुछ बैकवर्ड हैं अभी भी। कहीं पर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पर अभी भी बहुत कमी है। उसके बावजूद भी इस फेडरल फीचर को हमें कंटिन्यू करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बोलो वो चीज़ हो भी पा रही है। ठीक है, और जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो केवल स्टेट्स ने ही सरेंडर नहीं किए थे अपने टैक्स राइट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सरेंडर किए थे। ठीक है, तो दोनों का कोलैबोरेशन है। ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है जो कि यूनिक है इंडिया के लिए। और ये चीज़ कौन बोल रहा है जी? ये चीज़ बोली जा रही है वेस्ट बंगाल के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि हम केवल क्रिटिसाइज करें आड़े हाथों कि हाँ जी जीएसटी बहुत ही घटिया तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमियां हैं उनको करेक्ट आउट करने के लिए अगर बैक टू बैक जीएसटी की मीटिंग्स होती हैं जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टैब्लिश इसीलिए किया गया था। भाई इतना डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़ है, अलग अलग वहाँ पर गवर्नमेंट के चलने के सिस्टम है। कहीं पर किसी स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है, किसी को कम मिली हुई है, कहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, कहीं पर कम हो रही है। तो उस केस में एक बैलेंस बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है भाई। ठीक है, फिर भी आज 5 साल तक जीएसटी कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी होगा, तो वो चीज़ अच्छी है। बस जो कमियां हैं उसको सॉर्ट आउट करते चले जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। लास्ट आर्टिकल है स्टेटमेंट्स ऑफ माइटी। देखो G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई है, ये शुरुआती पॉइंट्स तो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैं दोबारा से, ठीक है, बीजिंग को क्रिटिसाइज किया, यूक्रेन के मुद्दे पे रशिया को क्रिटिसाइज किया है, तिब्बत का भी नाम लिया गया है, सिंजियान का भी नाम लिया गया। अब की बार बीजिंग और रशिया को ढंग से चैलेंज किया है। एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा 2021 की जो G7 समिट थी उस टाइम पर यूएस ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसी का ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है ये अब की बार जो लॉन्च हुआ है, जिसमें $600 बिलियन का खर्चा किया जाएगा। ठीक है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए मुद्दा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस एक पॉइंट जो एडिशनल है वो ये है कि G7 कंट्रीज ने प्लान किया है JETP का, जिसका फुल फॉर्म हो गया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जिसमें इंडोनेशिया, इंडिया, सेनेगल, वियतनाम और प्लस में G7 कंट्रीज मिलके काम करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, ये एक प्लस ऐड हुआ है। तो 2 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। एक तो वो रॉय वर्सेस वेड के बाद में स्मृति ईरानी जी का जो इशू आया, मतलब जो डिस्कशन था वो, और एक ये G7 से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन था वो, दोनों वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, देख लेना आप। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू।